हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्टडीज़ पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे इंग्लिश की क्लासेस में अभी राइटिंग सेक्शंस की हो रही है, और उससे रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ हो, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरीज या फिर अपनी परेशानी बता सकते हैं, और हम लोग उसको जल्द से जल्द उसका निपटारा करेंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग जब राइटिंग सेक्शन पढ़ रहे थे, उसमें वीडियो में कुछ वॉइस का इशू आ गया था, आवाज़ अपलोड नहीं हो पाया था, तो कुछ चीज़ें छूट गई थी और जो कि इम्पोर्टेंट थी, तो वो मैं चाह रहा हूँ कि इस क्लास में आप लोग को मैं बता दूँ। लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैंने इसके बारे में ये स्लाइड थी, इसके बारे में मैंने बताया था कि 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको राइटिंग सेक्शन से आते हैं, और इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा आता है जो कि है पैराग्राफ राइटिंग। तो सबसे पहले एक पैराग्राफ राइटिंग एक्स्ट्रा आता है, पैराग्राफ राइटिंग एक्स्ट्रा आता है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक होता है राइटिंग सेक्शन से, वो होता है एक तो फॉर्मल लेटर हो गया, दूसरा इनफॉर्मल लेटर्स, चौथा मैसेजेस, पांचवा नोटिसेस, छठा स्पीच, सातवां रिपोर्ट। ठीक है। तो ये 7 टॉपिक्स हमारा राइटिंग सेक्शन ओवरऑल कंक्लूड करता है, जो कि एक पहला है हमारा पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग होता क्या है, जब हम लोग किसी चीज़ के बारे में ऐसे लिखना हो, किसी चीज़ के बारे में निबंध लिखना हो, तो उसको हम लोग पैराग्राफ, या फिर किसी सिचुएशन के बारे में लिखना हो तो उसको हम लोग पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। तो ये जो है हमारा, ये 5 मार्क्स का अलग से आता है। ठीक है। उसके बाद बाकी के राइटिंग सेक्शंस में मैंने आपको पहले की भी क्लासेस में, जो इंट्रो की क्लासेस थी, उसमें मैंने बताया था आपको कि राइटिंग से टोटल कितने मार्क्स के प्रश्न आते हैं। टोटल मैंने बताया था कि 20 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। ठीक है। जिसमें से आपको यहाँ पे स्लाइड पे दिख रहा होगा कि 15 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो 6 इन टॉपिक से आती हैं। तो ये जो 20 मार्क्स के राइटिंग के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 5 मार्क्स हमारा पैराग्राफ से होता है, 5 मार्क्स पैराग्राफ राइटिंग का होता है, और उसके बाद बाकी का जो 15 मार्क्स है, बाकी का जो 15 मार्क्स है वो हमें इन 6 टॉपिक से आता है। जो बाकी के 6 टॉपिक्स बचते हैं उनसे आता है। तो ये हमारा क्या है, देख सकते हैं आप लोग। जैसे इस सैम्पल पेपर से, इस सैम्पल सेट से ही हम लोग देख सकते हैं कि पहला जो है राइट एन एप्लीकेशन, ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन है। उसके बाद जो दूसरा है वो क्या है, हमारा स्पीच है। ये क्या है, स्पीच है। उसके बाद जो तीसरा है वो क्या है, मैसेज है। चौथा जो है वो हमारा वो क्या है, नोटिस है। उसके बाद जो 5वां प्रश्न है वो किस चीज के बारे में है, रिपोर्ट के बारे में है। क्या लिखना है हमें, ये रिपोर्ट। और जो छठा है वो किस चीज के बारे में है, लेटर। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि जो राइटिंग के 20 मार्क्स होंगे, उसमें से 5 मार्क्स तो हमारा पैराग्राफ राइटिंग से आएगा। ओके। उसके बाद बाकी के जो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे वो हमारा इन 6 टॉपिक से कवर होता है। तो पहला क्या है, एक एप्लीकेशन, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये फॉर्मल लेटर है। तो जो एप्लीकेशन होता है, आमतौर पे उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर्स। और फॉर्मल लेटर्स में मैंने पहले ही बताया कि जितने भी प्रकार के आवेदन होते हैं, जो कि हम किसी सीनियर, किसी ऑफिशियल को भी लिखते हैं, या फिर अपने स्कूल कॉलेजेस, या फिर किसी भी प्रकार के किसी ओहदे पे बैठे हुए व्यक्ति को लिखते हैं, तो वो हमारा एप्लीकेशन में आता है। उसके बाद जो इनफॉर्मल लेटर है, उसको हम लोग आमतौर पर लेटर के रूप में जानते हैं, लेटर। ठीक है। ये हमारा इनफॉर्मल में आ गया। उसके बाद मैसेज हो गया, मैसेजेस हो गया, फिर स्पीच हो गया, नोटिस हो गया, और उसके बाद रिपोर्ट हो गया। तो इस स्लाइड को समझाने का मेरा जो मेन मोटिव था, मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, लेकिन उसकी वॉइस जो है वो पॉज हो गई थी, इसलिए आप लोगों को सुनाई नहीं दिया होगा। इसलिए मैं अभी फ़िलहाल शॉर्टकट में उसको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। आप लोग वो स्लाइड भी देख सकते हैं, हालांकि वॉइस नहीं गई है, लेकिन आप लोग स्लाइड देख के समझ सकते हैं कि किस चीज़ में, किस उसके बारे में क्या बताया गया है।
तो मैं ये बता रहा था कि ये जो 6 टॉपिक्स हैं, इन 6 टॉपिक्स में से 15 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्टली आते हैं राइटिंग में, यानी कि ये एमसीक्यू में नहीं आते हैं, ये हमारे राइटिंग सेक्शंस में स्पेशली अलग से आते हैं। यानी कि जो हमारा सब्जेक्टिव होता है उसमें हम लोगों को पूछा जाता है। तो ये जो 6 प्रश्न आते हैं, ये 6 प्रश्न कहीं पे भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनका सीक्वेंस 6 से 11 ही हो, वो बीच में भी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स तो अलग अलग सेट में होते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन कहीं पे भी बीच में भी आ सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि ये इनका सीक्वेंस 6 से 11 ना हो के कुछ और भी हो। तो जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट था समझाने का वो ये है कि आप लोग इसमें देख रहे होंगे, मैंने आपको ये बताया था कि एक एप्लीकेशन, इसमें से हमें करने कितने हैं, 3। कितने करने हैं, 3। तो हम ये इन 6 टॉपिक्स में से 3 कवर करेंगे। एक एप्लीकेशन, दूसरा मैसेज और तीसरा नोटिस। ये 3 टॉपिक मैंने इसलिए बोला कवर करने के लिए क्योंकि अभी उतना समय है नहीं। साल भर में जो चीज़ पढ़ी जाती है वो 2 महीने में तो पढ़ी नहीं जा सकती, और क्योंकि बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है इंग्लिश लैंग्वेज में खास करके, तो ऐसा प्रिसाइज स्टडी करना है कि आपको कम पढ़ने के बावजूद भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप ला सके। इसलिए मैंने आपको कल भी ये सजेशन दिया था कि आप इन 6 टॉपिक से नहीं पढ़ के इन 3 टॉपिक्स को ही पूरा कर लेंगे तो आपका राइटिंग सेक्शंस का जो 15 से 20 मार्क्स है वो कवर हो जाएगा। एक एप्लीकेशन, दूसरा मैसेज और तीसरा नोटिस। ये 3 टॉपिक्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एप्लीकेशन ईजी होता है। आप लोग ऐसे भी अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल्स में एप्लीकेशन लिखते होंगे अपने क्लास टीचर को या फिर अपने प्रिंसिपल्स को, ठीक है। तो इसलिए वो चीज़ आप लोगों के हैबिट में है, तो आप लोग लिख सकते हैं। तो एक तो आपका एप्लीकेशन हो गया, दूसरा मैसेज आमतौर पे मैसेज राइटिंग मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया भी है, नोटिस राइटिंग भी पढ़ाया है। तो मैसेज काफ़ी ब्रीफ यानी कि काफ़ी छोटा होता है, तो छोटा होने के कारण हम लोग इसको फोकस ज़्यादा कर सकते हैं और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। और सेम वही चीज़ नोटिस के साथ भी होता है, नोटिस भी ज़्यादा डिफिकल्ट और ज़्यादा टफ नहीं होता है। उसको आप लोग ईजी लैंग्वेज में 30 से 40 शब्द में ईजिली लिख सकते हैं। उनके अलावा जो रिपोर्ट लेटर होता है या फिर स्पीच होता है, इसके लिए हमें लैंग्वेज की थोड़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स होते हैं एक तो वो अननोन होते हैं और साथ ही साथ वो थोड़ा लेंदी होते हैं, यानी कि उनकी वर्ड्स की जो लिमिट्स होती है वो भी 60, 70 या 80 के आसपास होती है। तो इन सब को लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो आप लोग बस ये ध्यान में रखेंगे कि आपके बोर्ड में यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आपको मेनली राइटिंग सेक्शन से जो फोकस करने वाली क्वेश्चंस हैं वो हम लोग एप्लीकेशन, मैसेज और नोटिस, यानी कि इस टाइप से जो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा 6 क्वेश्चन, उसमें से आपको मात्र 3 जो करना होगा, तो उस 3 में आप लोग पहला प्रेफरेंस एप्लीकेशन, मैसेज और नोटिस को दीजिएगा। अगर इसके अलावा कोई आपको ज़्यादा ईजी लगे तो फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन पर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी परेशानी फील हो रही है तो आप इन 3 सेक्शंस को पहले कवर करिएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन राइटिंग भी मैंने बता दिया है, मैसेज राइटिंग भी बता दिया है, नोटिस राइटिंग भी बता दिया है। ये जो 6 टॉपिक्स हैं पैराग्राफ के अलावा, इन 6 से 3 प्रश्न आप लोग को बनाने होते हैं और जो कि कितने मार्क्स के होते हैं, 15, ठीक है। तो आप लोग जो है ये 15 मार्क्स इन 3 टॉपिक से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 15 मार्क्स आपका सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। कल आप लोग को जब पढ़ा रहे थे हम, उस समय आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिख के, फॉर्मल एप्लीकेशन जो लिखा हुआ था, ये हैंड रिटेन मैंने खुद आप लोगों के लिए लिखा था कि आंसर शीट में, ये मैंने इसलिए हाथ से लिखा था क्योंकि स्लाइड में या फिर टाइप किया हुआ या फिर कोई भी अलग स्लाइड में वो थोड़ा सा अलग दिखता है, या फिर डिजिटल बोर्ड पे लिखते समय थोड़ा सा मिसप्लेस हो सकता है। लेकिन क्योंकि आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में आपको ऐसा ही रोलिंग पेज मिलेगा, उसमें कैसे लिखना है, कितनी स्पेसिंग देनी है, उसके बारे में बताने के लिए मैंने आप लोगों को ये हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखा था। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि ये एक लाइन का गैप इसके बीच में होना चाहिए, फिर एक लाइन का यहाँ गैप होना चाहिए और एक लाइन का यहाँ गैप होना चाहिए। मैं ब्रीफ में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाकी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और फिर एक लाइन का यहाँ पे गैप होना चाहिए। आपको यहाँ से 2 के अलाइन होते हुए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और ये जो है एक साथ होनी चाहिए, ठीक है, ओके। अब ये गैप जो है, ये गैप इतना हम लोग मेंटेन रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आप लोग खासा ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाह रहा था कि जो ये डेट लिखा हुआ है, डेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, DDMMYY। DD यानी कि ये डेट होना चाहिए, ये मंथ होना चाहिए और ये ईयर होना चाहिए।
डेट 2 अंक में होता है, महीना भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंक में होता है, और साल जो है वो 4 अंकों में होता है, इसलिए उसको DDMM YY फॉर्मेट कहते हैं हम लोग, ठीक है। सब्जेक्ट आपका विषय हो गया, और सब्जेक्ट आपका एक लाइन से ज़्यादा में नहीं होनी चाहिए। एक लाइन कहने का मतलब कि एक फुल स्टॉप सिंगल आना चाहिए, हो सकता है ये 2 लाइन में आए, लेकिन एक लाइन होना चाहिए। यानी कि एक लाइन कहने का अर्थ होता है कि जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ पे ख़त्म हुआ वो एक लाइन का होना चाहिए। उसके बाद आप बाकी सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, तो इसको ध्यान में। हाँ, एक और चीज़, ये मैंने यहाँ पे ये लेफ़्ट अलाइन लिखा है। लेफ़्ट अलाइन का मतलब होता है कि ये एक पेज है, तो इस पेज में ये सेंटर का पोर्शन हो गया, ये पोर्शन क्या हो गया, सेंटर, ये लेफ़्ट हो गया और ये राइट हो गया, ठीक है। ये लेफ़्ट हो गया, ये सेंटर हो गया और ये राइट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को ये ध्यान देना है कि जो हम एंडिंग के बाद जो अपना योर्स ओबीडियंटली या फिर योर्स फेथफुली लिखते हैं, वो हम लोग लेफ़्ट अलाइंड ही लिखेंगे। कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे कि राइट अलाइंड होता है, सॉरी। तो हिंदी के आवेदनों में हम लोग वहाँ राइट अलाइन लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश का जो फॉर्मेट होता है ये एक डेजिग्नेटेड फॉर्मेट है। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ एप्लीकेशन जब हम लोग लिखते हैं, तो उसमें ये जब हम लोग अपना सैल्यूटेशन के बाद ये जो अपना डिटेल लिखते हैं, अपना नाम या फिर अपना डेजिग्नेशन लिखते हैं, वो हमेशा लेफ़्ट अलाइंड होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये यहाँ पे आपका लेफ़्ट अलाइन ही होना चाहिए, यानी कि बाएं साइड से ही शुरू होना चाहिए। ये लेफ़्ट साइड है, ये सेंटर है और ये राइट साइड है, तो आप लोग इसको लेफ़्ट साइड से ही लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है? इसमें आप लोग थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये स्ट्रिक्टली आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि योर्स ओबीडियंटली आपका नाम और आपका रोल नंबर या फिर जो भी आपका एड्रेस या पता है वो आप लोग लेफ़्ट साइड में ही लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसे लास्ट क्लास में आप लोगों को एक एप्लीकेशन भी मैंने दिखाया था लिखकर, कैसे लिखा हुआ होगा। ये जो आप लोग को सबसे पहले बताया गया था, उसके बाद जो दूसरा था वो आप लोग को जो होमवर्क मिला था वो ये है, ठीक है। मैंने बोला था कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेने के लिए। ये देखिए, बिल्कुल अलाइनमेंट ऐसी ही होनी चाहिए, और योर्स ओबीडियंटली आपका नाम, आपका रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको मैसेज राइटिंग दिखाया था। मैसेज देखो कितना छोटा और कितना ब्रीफ में लिखा हुआ है, और इसको लिखने में ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी, इसलिए मैंने आप लोगों को यह सजेस्ट किया है कि मैसेज राइटिंग आप लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसको आप लोग अच्छे से सीख लीजिए। कुछ नहीं करना होता, बस बोल्ड लेटर्स यानी कि कैपिटल लेटर्स में आपको मैसेज लिखना होता है, MESSAGE, और उसके बाद डेट लिखना होता है 23 नवंबर 2025। ये जो भी डेट आपको सुटेबल लगे वो लिखिए, या आपके प्रश्न में अगर जो डेट दिया गया है वो डेट लिख सकते हैं। उसके बाद सिंपली बस मदर लिखना है, कॉमा लगाना है, एक लाइन छोड़ते हुए फिर अपना मैसेज लिख देना है। उसके बाद थैंकिंग करते हुए अपना नाम, और उसके बाद इसको एंड कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने नोटिस राइटिंग भी देखा था। ये हमारा नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट था, ठीक है। इसको भी आप लोग एक बार ठीक से देख लीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना था, इसमें भी केवल नोटिस लिखना था बोल्ड लेटर्स यानी कि कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर जिस भी क्लब के आप लोग मेंबर हैं, या जो प्रश्न में दिया हुआ है उस क्लब का नाम और उस स्कूल या फिर उस इंस्टीट्यूशन का नाम। यहाँ पे बस ध्यान देने वाली बात ये थी कि जो डेट हम लोग लिखते हैं वो दाहिने साइड में यानी कि राइट अलाइंड होना चाहिए, और आपका जो उसके बाद पूरा बॉडी, नोटिस का बॉडी, और जो मैसेंजर है यानी कि जो जिसने ये नोटिस लिखा है उसका भी जो डिटेल है वो राइट अलाइंड ही होना चाहिए। ओके, ये क्लियर है आप लोग को? ठीक है। अब हम लोग आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। जो हमारा आज का शुद्ध टॉपिक है वो हम लोग करने वाले हैं MCQ क्वेश्चंस डिपेंडेंट ऑन द लेटर, फॉर्मल लेटर राइटिंग। ओके, तो करें? ओके, ठीक है। तो ये हमारा आज का अब हम लोग फॉर्मल लेटर राइटिंग हम लोग जान गए हैं। तो फॉर्मल लेटर राइटिंग से रिलेटेड जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं, उन सबको भी हम लोग अभी देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो प्रश्न है वो क्या है, देखो तो प्रश्न है, इन अ फॉर्मल लेटर वेयर शुड द सेंडर्स एड्रेस टिपिकली बी प्लेस्ड। यानी कि फॉर्मल लेटर लिखते समय जो सेंडर का एड्रेस है वो हम लोग टिपिकली कहाँ पे लिखते हैं, यानी कि जो आपको जो ये एप्लीकेशन लिख रहा है उसका एड्रेस कहाँ पे लिखा होना चाहिए।
तो एक और बात मैं बता दूं कि जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उसमें भी 2-3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक लेटर टू एडिटर, लेटर टू सम ऑफिशियल्स, या फिर एक इंस्टीट्यूशनल होता है लेटर टू प्रिंसिपल हो गया, या फिर क्लास टीचर हो गया, या फिर हम लोग कोई कंप्लेन लिखने के लिए भी लेटर लिखते हैं, ठीक है। तो इसको ये कुछ लेटर्स में, जैसे एप्लीकेशन जब हम प्रिंसिपल को लिखते हैं या फिर अपने किसी क्लास टीचर को या फिर किसी इंस्टीट्यूशनल हेड को लिखते हैं, तो उसमें हम लोगों को अपना एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अब मान लो डीएम को लेटर लिखा, या फिर जज को लेटर लिखा, किसी एसपी को लेटर लिखा, तो उसमें तो बताओगे ना कि तुम कौन हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जो टू लिखते हैं, टू लिखने के पहले जैसे टू लिखते हैं ना, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो इसके पहले हम लोग अपना एड्रेस भी लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारा नाम जो भी है XYZ, तो XYZ, फिर उसके बाद अपना डेजिग्नेशन, और उसके बाद अपना एड्रेस, और तब फिर हम लोग डेट लिखते हैं, और तब फिर एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों को बस ये ऑब्जेक्टिव है, तो हालांकि लेटर लिखने के लिए जो भी आप लोग को आएगा वो ऐसा नहीं आएगा, वो बस एप्लीकेशन ही आएगा, मीन्स या तो प्रिंसिपल को, क्लास टीचर को, या फिर हेड मास्टर को, ठीक है। तो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए हम लोग ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें सेंडर का एड्रेस कहाँ होता है, तो पहले देखो तो ये ऑप्शंस है, एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, एट द टॉप राइट कॉर्नर, एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, और है चौथा एट द बॉटम राइट कॉर्नर। तो ये होता है एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, कहाँ होता है, एट टॉप लेफ्ट कॉर्नर, यानी कि बाएं साइड में सबसे ऊपर। जो सेंडर का एड्रेस होता है वो कहाँ होता है, बाएं साइड में सबसे ऊपर। उसके बाद देखो दूसरा प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैल्यूटेशंस इज एप्रोप्रिएट फॉर अ फॉर्मल लेटर व्हेन द रिसिपिएंट्स नेम इज अननोन। यानी कि जब आपको, जिसको आप आवेदन दे रहे हैं उसका नाम अननोन है, तो उसको लिखने का सबसे एप्रोप्रिएट तरीका क्या हो सकता है, यानी कि आप उसको कैसे किस किस चीज़ से सैल्यूटेशन लिख कर सकते हैं। तो वो होता है टू होम इट मे कंसर्न। क्या होगा, टू होम इट मे कंसर्न। देखो तो ऑप्शंस क्या क्या है इसमें, हाई देयर। हाई देयर तो ऐसे बोलते हैं जैसे इनफॉर्मल वे में है, जैसे हम लोग अपने किसी दोस्त या फिर किसी जानने वाले इंसान को करते हैं तो उसमें हम लोग लिखते हैं हाई देयर। लेकिन अगर ये एप्लीकेशन है तो इसमें हम लोग तो अपने किसी रिश्तेदार या फिर किसी जानने वाले को तो लिख नहीं रहे हैं, तो इसमें हम लोग हाई देयर नहीं लिखेंगे, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। ये इनफॉर्मल लेटर्स भी यूज हो सकता है। उसके बाद डियर सर मैम। डियर सर मैम हम लोग तब लिख सकते हैं जब हम लोग को पता है कि किसको आवेदन करना है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा है हे भी हम लोग इनफॉर्मल वे में यूज करते हैं। लेकिन चौथा है टू होम इट में कंसर्न, यानी कि ये आवेदन उसी को दिया जाए जो कि इस आवेदन के लिए स्वीकृत है, यानी कि उनका काम इस आवेदन को निष्पादित करना है, यानी कि इस आवेदन से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो तो, व्हेन द रिसिपिएंट्स नेम इज अननोन, यानी कि जब जो प्राप्त करता है उसका नाम हमें नहीं पता है, तब हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये हम लिखेंगे टू होम इट में कंसर्न, यानी कि जिसको भी ये पत्र देने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है वो है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ओपनिंग पैराग्राफ इन अ फॉर्मल लेटर। यानी कि एक औपचारिक पत्र में जो ओपनिंग पैराग्राफ होता है वो क्या होना चाहिए, तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। जब भी हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन लिखते समय मैंने बताया कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट, और अगर आवेदन प्रिंसिपल को हो तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद से है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे डेट लिखते हैं, डेट के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग सैल्यूटेशन लिखते हैं, जैसे कि रेस्पेक्टेड सर या मैम, ठीक है। उसके बाद हमारा जो बॉडी पार्ट होता है, जो मैंने बताया था कि लेटर राइटिंग में जो बॉडी, फॉर्मल लेटर राइटिंग में जो बॉडी पार्ट होता है, तो वो बॉडी पार्ट 3 हिस्सों में होता है। सबसे पहला होता है, सबसे पहला जो हिस्सा होता है सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा
हम अपने बारे में बताते हैं, यानी कि हम कौन हैं और किस पर्पस से लिख रहे हैं। दूसरा जो पैराग्राफ होता है उसमें अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिटेल से बताते हैं कि हमारा जो कंसर्न है वो क्या है। और जो तीसरा होता है वो कंक्लूजन लिखते हैं, यानी कि क्या होना चाहिए और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आप अपने आवेदन के अगेंस्ट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसको भी आप आवेदन लिख रहे हैं उसको। यानी कि जैसे कि मान लो मैंने एक एप्लीकेशन लिखा अपने प्रिंसिपल को, तो रेस्पेक्टेड सर के बाद जो बॉडी पार्ट होता है, बॉडी पार्ट का मतलब समझ रहे हो ना? बॉडी पार्ट का मतलब मैं दिखा दूं तुम लोगों को। देखो जैसे ये एक एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन में ये बॉडी पार्ट होता है हमारा, ये आई से लेके यहाँ तक ये बॉडी पार्ट है, ठीक है। तो ये आम तौर पे 3 पैराग्राफ में होता है। 3 पैराग्राफ में जो पहला पैराग्राफ होता है वो हमारा इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि हम लोग अपने बारे में बताते हैं। जैसे कि मैं अपने एक प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, तो मैं पहले बताऊँगा कि मैं कौन हूँ, किस क्लास से हूँ और मेरा कंसर्न यानी कि मेरा एप्लीकेशन लिखने का पर्पस क्या है। और जो दूसरा पैराग्राफ होता है उसमें जो हमारा कंसर्न है उसके बारे में डिटेल में लिखते हैं। जैसे कि मान लो छुट्टी चाहिए, तो छुट्टी क्यों चाहिए, कब से कब तक चाहिए, उसके बारे में हम लोग लिखते हैं। और तीसरा, जब हम लोग कंक्लूड करते हैं यानी कि एप्लीकेशन जब ख़त्म करने वाले होते हैं, तो हम लोग को क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे मान लो मैंने छुट्टी के लिए लिखा, ये बीच वाले पैराग्राफ में हो गया, तो उसके बाद मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने प्रिंसिपल से कि वो मुझे छुट्टी अप्रूव कर देंगे, तो वो हमारा तीसरे पैराग्राफ में होगा, ठीक है। तो ये 3 बॉडी हमारा जो है वो 3 पैराग्राफ में आमतौर पर होता है, इसलिए हम लोग उसको देखेंगे कि हमारा जो बीच वाला सेंटर वाला बॉडी पार्ट है उसमें क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओपनिंग पैराग्राफ इन अ फॉर्मल लेटर, यानी कि जो सबसे पहला पैराग्राफ होता है फॉर्मल लेटर का, तो वो हमारा क्या होना चाहिए। देखो तो क्या ऑप्शन है, टू प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द सेंडर्स बैकग्राउंड, यानी कि जो आवेदन देने वाला व्यक्ति है उसके बैकग्राउंड के बारे में, यानी कि वो अपने बारे में कुछ बताए। दूसरा है टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, यानी कि आभार व्यक्त करने के लिए। तीसरा है इंट्रोड्यूस द मेन सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, यानी कि अब जो मैटर, जिस मुद्दे के बारे में हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका मेन मुद्दा लिखना। और चौथा है टू कंक्लूड द लेटर, यानी कि उस आवेदन का पर्पस क्या है, आप क्यों वो आवेदन लिख रहे हैं उसके बारे में लिखना। तो ये देखो, तो ये तो बीच में मैंने बोला था सेकेंड पैराग्राफ होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ मतलब जो मेन मैटर है उसके बारे में डिटेल में बताना। और ये कंक्लूड, ये मैंने थर्ड पैराग्राफ में बताया था, लेकिन पूछा क्या जा रहा है ओपनिंग में। ओपनिंग पैराग्राफ यानी कि सबसे पहला वाला होना चाहिए। तो सबसे पहला मैंने क्या बताया कि क्या होता है, अपने बारे में बताना। तो अपने बारे में किस में बताया जा रहा है, ऑप्शन ए में, टू प्रोवाइड द डिटेल अबाउट सेंडर्स बैकग्राउंड, यानी कि जो आवेदन करता है वो अपने बारे में बताए कि वो कौन है और लेटर लिखने का पर्पस क्या है, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न हमारे हो गए। अब चौथा देखो तो क्या है। चौथा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन द बॉडी पैराग्राफ ऑफ अ फॉर्मल लेटर, यानी कि जो बॉडी पैराग्राफ होता है, सेम वही चीज़ जो पिछला प्रश्न था हमारा। तो जो बॉडी पैराग्राफ है उसमें क्या नहीं होना चाहिए। तो पहला है एडिशनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि बॉडी पैराग्राफ में एडिशनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि हम अपने बारे में डिटेल में हमारा क्या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमसे संपर्क स्थापित करने का जरिया है, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, एड्रेस हो गया, इन सब के बारे में हम लोग नहीं लिखते हैं। तो ये होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अगर हम अपने बारे में कोई आवेदन लिख रहे हैं जिसमें हमें कुछ सूचना चाहिए, तो उसमें हम लोग ये डिटेल्स देती हैं। उसके बाद है सपोर्टिंग डिटेल्स ऑफ और एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो आवेदन लिख रहे हैं उससे रिलेटेड हम लोग डिटेल, यानी कि उससे रिलेटेड सबूत हम लोग साथ में दे रहे हैं, ये भी होता है। उसके बाद है रिक्वेस्ट और इंक्वायरीज, यानी कि हम लोग उस चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर इंक्वायरी कर रहे हैं, ये भी होता है। जैसे मान लो हम एक आवेदन दे रहे हैं, हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट ही हुआ ना, या फिर इंक्वायरी हुआ, तो ये भी होगा। और चौथा है पर्सनल एंटीडोट्स। एंटीडोट्स मतलब होता है आपके अचीवमेंट्स, यानी कि आपने क्या क्या प्राप्त किए हैं। तो इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लगता है कि फॉर्मल लेटर में होनी चाहिए कि आपने क्या क्या अचीव किया है। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था नॉट टिपिकली इंक्लूडेड, यानी कि फॉर्मल लेटर के बॉडी पार्ट में क्या नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ तो होते ही होते हैं, ये नहीं होना चाहिए, यानी कि हम व्यक्तिगत लाइफ में हमारी क्या क्या अचीवमेंट्स है उससे आवेदन एप्लीकेशन में उसको लिखने की क्या आवश्यकता है, ठीक है।
फिर फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड बी द टोन ऑफ अ फॉर्मल लेटर, यानी कि जो फॉर्मल लेटर है, यानी जो हम लोग आवेदन लिखते हैं उसका टोन कैसा होना चाहिए। टोन मतलब जैसे हम लोग बातचीत करते हैं तो बातचीत करने में हमारा टोन कैसा होता है, हमारा टोन कैसा होना चाहिए। झगड़ा करते हैं, झगड़ा करने में हमारा टोन कैसा होना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करने में हमारा टोन कैसा होना चाहिए। ओके, उसके बाद यानी कि आदमी के एक्सप्रेशन, यानी पर्सनल किसी व्यक्ति का जो एक्सप्रेशन होता है वो सिचुएशन वाइज चेंज होता रहता है। तो एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो सोचने वाली बात है, एप्लीकेशन हम लोग किस पर्पज़ के लिए लिखते हैं, या तो किसी हेल्प के लिए, या किसी मदद के लिए, या फिर किसी परमिशन के लिए, नहीं तो किसी जानकारी के लिए। तो इसमें जो हमारा टोन है, यानी कि हमारा जो एप्लीकेशन लिखने का जो लैंग्वेज का टोन है, लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, तो पोलाइट होना चाहिए। यानी कि आप रिक्वेस्टिंग मोड में जब करते हैं तो बोलते हैं ना सर प्लीज़, तो मतलब रिक्वेस्टिंग मोड में होना चाहिए। तो इसलिए हमारा टोन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, देखो तो क्या क्या ऑप्शंस है। पहला है कैजुअल एंड रिलैक्स, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल, कैजुअल कहते हैं यानी कि ज़्यादा ऑफिशियल टोन या फिर ऑफिशियल तरीका नहीं, बिल्कुल जैसे हम लोग घर पे रहते हैं, घर पे बातचीत करते हैं वैसा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद है इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली, यानी कि इनफॉर्मल, देखो तो हम लोग लिख रहे हैं फॉर्मल लेटर, तो क्या इसमें इनफॉर्मल लैंग्वेज हो सकता है, नहीं ना। और फ्रेंडली भी नहीं, क्योंकि हम लोग किसी दोस्त को तो लेटर नहीं लिख रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल, यानी कि एकदम आराम से और रेस्पेक्टफुल, यानी कि आदर से। और चौथा है इंटीमेट एंड इमोशनल। इंटीमेट एंड इमोशनल ये हम लोग किसके साथ लिखते हैं, जैसे अपने किसी ज़्यादा नज़दीक व्यक्ति को लिखते हैं तो उस समय इमोशनल, या फिर या अपने पापा को लिखा, अपनी मम्मी को लिखा, उसमें इंटीमेट एंड इमोशनल हो सकता है, इसलिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर नहीं फॉर्मल लेटर है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल। ठीक है, यानी कि पांचवा का जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल। अब हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फ्रेज फॉर अ फॉर्मल लेटर, यानी कि इनमें से कौन सा सुटेबल फ्रेज, यानी कि सुटेबल वाक्य नहीं है फॉर्मल लेटर के लिए। तो देखो तो ए है योर सिंसियरली, यानी कि आपका योर सिंसियरली तो बिल्कुल होगा ही होगा। उसके बाद है बेस्ट रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स हम लोग लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं रिगार्ड्स, यानी कि ये भी रेस्पेक्ट के लिए है। ठीक है, सिंसियर किसको कहते हैं, तुम लोग सुनते हो ना अक्सर कि सर बहुत सिंसियर है, यानी कि बहुत ध्यान देता है। तो सिंसियरली यानी कि जो ध्यान देने वाला हो, जो आज्ञाकारी हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन है चीयर्स। चीयर्स कब लिखते हैं हम लोग, जब फ्रेंड्स के बीच में। ठीक है, और चौथा है योर्स फेथफुली, तो योर्स फेथफुली भी लिखते हैं, यानी कि इन फॉर्मल लेटर लिखते वक्त हम लोग योर्स फेथफुली भी लिखते हैं, योर्स सिंसियरली भी लिखते हैं, या फिर मोस्ट रेस्पेक्टफुली भी लिखते हैं। तो क्या नहीं लिखेंगे, चीयर्स। तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन, क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा गया था बताओ, कि क्या नहीं यूज करते हैं, तो क्या नहीं यूज करेंगे, चीयर्स। ठीक है, तो चीयर्स हम लोग नहीं यूज करेंगे। सातवां प्रश्न है वेन फॉर्मेटिंग ए फॉर्मल लेटर व्हाट शुड बी द अलाइनमेंट ऑफ द डेट, यानी कि जब हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो डेट का अलाइनमेंट क्या होना चाहिए। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेफ्ट अलाइन यानी कि बाएं साइड में होना चाहिए, इस साइड में। ठीक है, ना सेंटर में और ना ही दाहिने साइड में। ठीक है, तो लेफ्ट अलाइंड होगा। अलाइन कहते हैं यानी कि उस साइड जुड़ा हुआ। ठीक है, बाएं साइड जुड़ा हुआ, लेफ्ट अलाइन यानी कि बाएं साइड जुड़ा हुआ, राइट अलाइन यानी कि दाहिने साइड जुड़ा हुआ, सेंटर अलाइन यानी कि बीच में जुड़ा हुआ, सेंटर पे। उसके बाद आठवां है इन अ फॉर्मल लेटर व्हाट शुड यू डू आफ्टर राइटिंग द क्लोजिंग फ्रेज, यानी कि फॉर्मल लेटर में जब आप लोग क्लोजिंग फ्रेज लिख रहे होते हैं तो क्लोजिंग फ्रेज के बाद क्या होना चाहिए। जैसे आप लोग लिखते हैं ना थैंकिंग यू विथ रिगार्ड्स, या फिर आई बिलीव डैट यू विल हेल्प मी इन माई प्रॉब्लम्स फॉर द सेम। तो वो जो क्लोजिंग फ्रेज होता है, यानी जब आवेदन हम लोग एंड करते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, स्किप अ लाइन एंड साइन योर नेम, यानी कि एक लाइन छोड़ते हुए हम लोग क्या करते हैं, साइन करते हैं। ठीक है, इंक्लूड ए पोस्टस्क्रिप्ट, इंक्लूड ए पोस्टस्क्रिप्ट यानी कि हम लोग उसमें एक कोई भी स्क्रिप्ट ऐड करते हैं, तो ये होगा नहीं।
इमीडिएटली स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ, उसके बाद हम लोग एक न्यू पैराग्राफ लिखते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो हम लोग क्लोजिंग ही कर रहे थे, तो उसके बाद में अब फिर लिखेंगे क्यों? ऐड अ स्माइली फेस, यानी जो हम लोग स्माइली लगाते हैं ना, वो क्या हम लोग अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं? नहीं ना, तो स्माइली फेस भी नहीं होगा। तो क्या होगा? स्किप अ लाइन एंड साइन योर नेम। मैंने बताया था कि हर एक इंसिडेंट के बाद एक लाइन का गैप छोड़ना है और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ लिखनी है। तो क्लोजिंग पैराग्राफ यानी कि एप्लीकेशन क्लोज करने के बाद आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए साइन योर नेम यानी अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे। तो क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट फॉर अ फॉर्मल लेटर्स रिसिपिएंट एड्रेस, यानी कि फॉर्मल लेटर में जो रिसिपिएंट एड्रेस है उसका करेक्ट फॉर्मेट क्या होना चाहिए, यानी जिसको आप लोग आवेदन दे रहे हैं उसका करेक्ट फॉर्मेट क्या होना चाहिए। देखो, तो एड्रेस लिखते समय हम लोग जब भी एड्रेस लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? उस व्यक्ति का नाम, जिसको हम लोग या अपना नाम या अपना भी एड्रेस लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? नाम। नाम के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? जो लैंडमार्क या फिर लोकल हमारा स्ट्रीट होता है, स्ट्रीट या लैंडमार्क होता है, उसके बाद हम लोग सिटी लिखते हैं, फिर हम लोग स्टेट लिखते हैं और तब हम लोग पिन लिखते हैं ना। तो यहाँ पे देखो तो क्या ऑप्शंस में है? मिस्टर जॉन डो, ये क्या हो गया? नाम हो गया। 123 मेन स्ट्रीट, ये क्या हो गया? लोकेलिटी हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो तो सिटी यानी कि जिस शहर में वो रहता है, फिर स्टेट और फिर जिप कोड। जिप कोड कहते हैं पिन कोड को, जिप कोड कहते हैं पिन कोड को। जैसे आप लोग अपने अपने घर का पिन कोड लिखते होंगे ना, जैसे पटना का पिन कोड क्या है? 8,01,000। ठीक है, तो इसी प्रकार से पिन कोड को हम लोग कहते हैं जिप कोड। तो यहाँ देखो तो सही फॉर्मेट क्या, फिर यहाँ इस वाले में अच्छा एक और देख लेते हैं आगे हम लोग। यहाँ देखो, पहले ये लोकेलिटी का दे दिया हुआ है, लैंडमार्क का, फिर शहर है, स्टेट है, जिप कोड है और लास्ट में नाम लिखा है। तो देखो तो ये सही तरीका है। नाम हम लोग हमेशा क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं, तो ये होगा नहीं। इसमें भी नाम देखो बीच में है, ये भी नहीं होगा, सीधे ऑप्शन काट देंगे। यहाँ नाम तो पहले है लेकिन नाम के बाद सिटी स्टेट भी है, जिप कोड भी है और उसके बाद लैंडमार्क है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो लैंडमार्क है वो सिटी स्टेट के पहले आता है। ठीक है, जैसे कि अगर तुम लोग एड्रेस लिखोगे तो पहले अपना नाम लिख दिया, नाम लिखने के बाद जो तुम्हारा गांव का नाम है उसको पहले लिखोगे या फिर पहले बिहार लिख दोगे? नहीं ना, या पिन कोड लिख दोगे? नहीं। तो ठीक वही गलती इसमें है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, नोट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शुड बी द फॉन्ट स्टाइल एंड साइज यूज्ड इन अ फॉर्मल लेटर, यानी कि फॉन्ट स्टाइल और साइज फॉर्मल लेटर में क्या होना चाहिए। देखो, ये क्वेश्चन जो है ये हमारा कंप्यूटर या फिर टाइप यानी कि जो टाइप किया हुआ आवेदन है उसके लिए है, जो हम लोग कंप्यूटर से या फिर कोई भी टाइपिंग माध्यम से लिखते हैं उसके लिए है, जो कि टाइम्स फॉन्ट, उसमें फॉन्ट कहते हैं लिखने का जो डिजाइनिंग होता है। जैसे ये देखो, ये तुम्हारा जो लिखा हुआ है ना ग्लोबल स्टडीज़, ये टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में लिखा हुआ है और ये कैलिबरी फॉन्ट में लिखा हुआ है। इसकी जानकारी तुम लोग को अभी बृहद पैमाने पे नहीं पता चलेगी, क्योंकि कंप्यूटर अभी तुम लोग, मुझे नहीं लगता है कि पढ़ते होगे और ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, इसलिए ये क्वेश्चन वैसे भी तुम्हारे सिलेबस में, तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टाइम्स न्यू रोमन, और साइज जो होता है वो फॉन्ट 14 होता है। साइज किस चीज़ को कहते हैं? जैसे कि ये हमारा फॉन्ट हो गया, इसका साइज ये देखो कितना बड़ा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइज। अब ये देखो, इसके कंपेरेटिवली ये बड़ा है तो इसका फॉन्ट साइज ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। ठीक है, ऐसे इसका ऑप्शन ये होगा, लेकिन इसको तुम लोग छोड़ दो, ये तुम्हारे सिलेबस से बाहर का है। उसके बाद देखो तो 11 नंबर में, व्हेन राइटिंग अ फॉर्मल लेटर ऑफ कंप्लेन व्हाट शुड यू प्रोवाइड इन द बॉडी पैराग्राफ। अगर आप एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं जो कि कंप्लेन से रिलेटेड है, यानी किस पर्पज से लिख रहे हैं? कंप्लेन पर्पज से, यानी शिकायत के मकसद से लिख रहे हैं, तो आपका बॉडी पैराग्राफ में क्या होना चाहिए? तो देखो तो बॉडी पैराग्राफ यानी कि अगर आप कोई कंप्लेन लिख रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? पर्सनल ओपिनियन, आपका अपना उस चीज़ के बारे में क्या ओपिनियन है, यानी कि क्या वक्तव्य है, ये आप लिखना चाहते हैं। ये हो नहीं सकता है, क्योंकि कभी भी हम लोग कंप्लेन करते हैं तो वो नियम संबंध में होता है, ना कि अपने पर्सनल ओपिनियंस में। दूसरा है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द इशू, यानी कि जो भी आपको परेशानी है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, यानी कि उसको विस्तृत रूप से
उसके बारे में जानकारी देना। तीसरा है जोक्स एंड ह्यूमर। आप लोग क्या फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो? नहीं ना। तो जोक्स एंड ह्यूमर यानी कि जोक्स कहते हैं मजाक को, ह्यूमर कहते हैं हंसी मजाक को, तो ये होगा नहीं। फिर कोट्स फ्रॉम द फेमस पर्सनालिटीज़। कोट्स कहते हैं जो आप लोग जैसे होता है ना, कोई बड़ी बड़ी कहावतें वही कही गई होती है, तो उसको भी आप लोग फॉर्मल लेटर्स में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द इशू, यानी कि आपको किस चीज़ की परेशानी है, क्या परेशानी है, उसको हम लोग बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में लिखेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट लाइन फॉर अ फॉर्मल लेटर ऑफ इंक्वायरी। यानी कि हम लोग किसी चीज़ के बारे में इंक्वायरी से रिलेटेड अगर फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो उसमें एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट लाइन यानी कि जो सब्जेक्ट लिखते हैं ना, विषय, वो क्या होना चाहिए, वो लिखने का सही तरीका क्या है। तो देखो तो क्या है, पहला है ऑप्शन हाउ इज़ गोइंग, यानी कि कैसा जा रहा है, कैसा बीत रहा है। जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि कैसे हो तुम और क्या हाल है, उसी तरीके से बोला गया। इंग्लिश में कहते हैं उसको हाउ इज़ गोइंग। तो ये होगा नहीं। सब्जेक्ट में तो ये हम लिख नहीं सकते। क्या हम लोग एक आवेदन अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं और पूछेंगे क्या सर क्या हाल है आपका? नहीं ना, तो वो होगा नहीं। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, जॉब एप्लीकेशन, यानी कि बस केवल जॉब एप्लीकेशन। क्या यानी कि नौकरी से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन, ये भी नहीं होगा। तीसरा है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉब ओपनिंग। ये लिखा गया इसमें कि मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कोई भी नौकरी की ज़रूरत, अगर आप नौकरी की ओपनिंग यानी कि नौकरी आप लोग प्रोवाइड करने वाले हैं तो उसके बारे में बताइए। और चौथा है नीड हेल्प, यानी कि मदद चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, यानी कि एक लाइन का ब्रीफ में सब्जेक्ट, कम से कम पता तो चले कि आप पूछना क्या चाहते हैं। फिर 13वां जो प्रश्न है वो है, इन अ फॉर्मल लेटर व्हाट शुड यू डू इफ़ यू डू नॉट नो द रिसिपिएंट्स जेंडर्स न्यूट्रल टाइटल। यानी कि अगर आप फॉर्मल लेटर लिखते वक्त आपको रिसिपिएंट, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, उसके जेंडर के बारे में आपको पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो मिस्टर यूज करेंगे। मिस्टर किसके लिए यूज करते हैं? जेंट्स के लिए, यानी फिर मेल के लिए। मिसेज यूज करते हैं फीमेल के लिए, और मिस भी यूज करते हैं फीमेल के लिए। तो साफ साफ बोला कि अगर आप उसका जेंडर जानते ही नहीं है तो क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन है अवॉइड यूजिंग एनी टाइटल, यानी कि हम लोग कोई भी टाइटल यूज नहीं करेंगे। ओके, तो 13th क्वेश्चन का हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, अवॉइड यूजिंग एनी टाइटल। 14th क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्टेबल वे टू एड्रेस द रिसिपिएंट्स इन अ फॉर्मल लेटर। यानी कि एक फॉर्मल लेटर लिखते समय एड्रेस, रिसिपिएंट को एड्रेस करने के लिए, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, रिस्पेक्टेड सर, डियर मैम, डियर सॉरी डियर मैम, रेस्पेक्टेड सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली। तो ये उस वो लिखते समय हम लोग कौन सा सही तरीका नहीं है, क्या पूछा गया, इज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल वे, यानी कि कौन सा सही तरीका नहीं है। तो देखो तो डियर जॉन बिल्कुल हो सकता है, डियर मिस्टर स्मिथ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हेलो, देखो तो हेलो हेलो करके हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं क्या? नहीं ना। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ये हम लोग फॉर्मल लेटर्स में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, टू हुम इट में कंसर्न ये तो करते ही हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हेलो। ऑप्शन करेक्ट है लेकिन तरीका गलत है, यानी कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद जो 15th क्वेश्चन है वो है, व्हेन राइटिंग अ फॉर्मल लेटर ऑफ एप्रिसिएशन व्हाट शुड यू एक्सप्रेस इन द ओपनिंग पैराग्राफ। एप्रिसिएशन यानी कि किसी को प्रोत्साहित करने के लिए अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो उसमें आपका ओपनिंग पैराग्राफ क्या होना चाहिए। जैसे कोई एप्लीकेशन आप किसी चीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए, जैसे आपके टीचर ने या फिर आपके हेडमास्टर ने या फिर आपके किसी भी ऑफिशियल ने कुछ अच्छा वर्क किया है, तो उसको उसके उस विषय से संबंधित आवेदन लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे। तो उसमें ऑप्शन देखो क्या दिखा, योर डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन कहते हैं कि आप संतुष्ट नहीं है, ये होगा नहीं। योर ग्रैटिट्यूड एंड रीजन फॉर राइटिंग, आपका आभार और कारण, आप काफ़ी ग्रैटिट्यूड कहते हैं मतलब किसी चीज़ के बारे में अच्छा फील करना, सम्मानित महसूस करना, उसको कहते हैं योर ग्रैटिट्यूड एंड रीजन फॉर राइटिंग। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। योर रिक्वेस्ट फॉर फर्दर असिस्टेंट, आपका
रिक्वेस्ट फर्दर असिस्टेंट यानी कि आगे की मदद के लिए आपका सहयोग, ये भी गलत होगा। योर पर्सनल अकॉम्प्लिशमेंट और या फिर आपका अपना अचीवमेंट, ये भी गलत होगा। तो क्या हो जाएगा? योर ग्रेटिट्यूड एंड रीजन फॉर राइटिंग। ठीक है, फिर देखो तो सिक्स क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुटेबल वे टू एड्रेस इंफॉर्मेशन एड्रेस अ फॉर्मल लेटर रिसिपिएंट हुज नेम यू नो। अगर जिसका नाम आप नहीं जानते हैं तो इज नॉट सुटेबल, हाँ, जिसका नाम आप नहीं जानते हैं फॉर्मल लेटर लिखते समय, तो उसको एड्रेस करने के लिए आप क्या इस्तेमाल नहीं करेंगे? डियर सर मैम, ये लिखेंगे नहीं। डियर जॉनसन, डियर मिस्टर स्मिथ, डियर जॉन। तो यहाँ देखो तो, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल वे टू एड्रेस अ फॉर्मल लेटर रिसिपिएंट हुज नेम यू नो। अच्छा सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है कि हुज नेम यू नो, मतलब जिसका नाम आप जानते हैं, ना कि नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इस पे देखो तो, नाम आप जब जानते हैं तो आप लिख ही सकते हैं डियर जॉनसन या मिस्टर मिसेस स्मिथ या डियर जॉन। नाम तो आपको पता ही है, तो ये तो आप लिख ही सकते हैं। ये नहीं लिख सकते डियर सर या मैडम। यानी अगर आपको नाम पता है तो आप सर या मैम क्यों लिखेंगे? आप सीधे उसके नाम से उसको एप्लीकेशन लिखेंगे। ठीक है, 17th क्वेश्चन देखो तो क्या है? वॉट शुड यू डू बिफोर सेंडिंग अ फॉर्मल लेटर, यानी कि अगर आप किसी को आवेदन दे रहे हैं तो उसको भेजने से पहले आप क्या देखेंगे? इसमें देखो ये वाला ऑप्शन सही होगा, प्रूफ रीड फॉर इरर्स एंड क्लैरिटी, यानी कि गलतियों के लिए कोई गलती नहीं है या फिर सारी बातें सही सही लिखी गई हैं, उसको सही करने के लिए, यानी कि उसको चेक करने के लिए प्रूफ रीड करना। प्रूफ रीड कहते हैं जैसे कि ऐसी रीडिंग लगाना जो गलतियां ढूंढने के लिए हो, या फिर अब सारे सारे मुद्दे लिखे गए हैं कि नहीं, या फिर कोई गलती तो नहीं रह गई है, उसको चेक करने के लिए जब हम लोग उसको पढ़ते हैं एक बार, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रूफ रीड। ठीक है, तो ये 17th का बी ऑप्शन होगा। उसके बाद देखो 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन रीजन फॉर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। एक औपचारिक पत्र लिखने के लिए कॉमन रीजन इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, देखो पहला है कंप्लेन। कंप्लेन के लिए कॉमन रीजन ये नहीं हो सकता है। उसके बाद है इंक्वायरी। इंक्वायरी के लिए भी हम लोग लिखते हैं, कंप्लेन के लिए भी लिखते हैं और एप्लीकेशन भी लिखते हैं। तो यानी कि जो रीजन नॉट ए कॉमन रीजन, यानी कि ये सब तो रीजन्स होते ही हैं, कंप्लेन होता है, इंक्वायरी होता है, या फिर एप्लीकेशन होता है। लेकिन क्या नहीं होता है? तो इन्विटेशन टू ए कैजुअल गैदरिंग, यानी कि आप किसी को बुलाने के लिए एप्लीकेशन थोड़ी लिखोगे। क्या आप कभी आवेदन लिखते हो अपने हेडमास्टर को कि मेरे भैया की शादी में आना? नहीं ना। तो इसलिए ये बी 18th का बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19th नंबर में क्या है क्वेश्चन हमारे पास? इन अ फॉर्मल लेटर व्हाट शुड बी द टोन व्हेन मेकिंग अ रिक्वेस्ट। तो मैंने ये पहले भी बताया, पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, यानी कि फॉर्मल लेटर लिखते समय आपका टोन कैसा होना चाहिए? तो हम्बल यानी कि पोलाइट, यानी कि आराम से, और रेस्पेक्टफुल यानी कि आदर से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड यू एंड अ फॉर्मल लेटर व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग रिस्पांस। अगर आप आवेदन लिखते समय आप ये चाहते हैं कि आपको रिस्पांस में भी एक उत्तर में भी एक रिस्पांस मिले, तो आप क्या लिखना सही रहेगा? इसमें होगा लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सुन, यानी कि आपसे जल्दी ही सुनने का आग्रह करता हूँ। ठीक है, चीयर्स नहीं लिखेंगे, ये सेलिब्रेशन के लिए यूज होता है। बेस्ट रिगार्ड्स भी नहीं लिखेंगे, योर सिंसियरली भी नहीं लिखेंगे, ये पहले लिखते हैं। यानी कि इसको लिखने के बाद ये लिखेंगे, बॉडी के बाद लिखेंगे। ये किस में पूछा गया है? फॉर्मल लेटर लिखते समय रिस्पॉन्स अगर चाहिए तो उसमें क्या लिखना है? ये यानी कि बॉडी पार्ट का है, तो उसमें हम लोग बॉडी पार्ट यानी कि लेटर के बॉडी पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बॉडी पैराग्राफ इन अ फॉर्मल लेटर। यानी कि जो बॉडी पैराग्राफ है फॉर्मल लेटर का, उसका पर्पस क्या होना चाहिए? टू प्रोवाइड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेंडर, यानी कि अपने बारे में बताना। टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टू द रिसिपिएंट, यानी कि जिसको भी आप आवेदन दे रहे हैं उसके बारे में ग्रैटिट्यूड यानी कि आदर शो करना। टू कन्वे द मेन मैसेज और पर्पस ऑफ द लेटर, जो मेन मैसेज और पर्पस है आपके आवेदन लिखने का, जो मुख्य कारण है वो लिखना। तो ये उत्तर सही होगा। क्यों? क्योंकि ये बॉडी पार्ट की बात हो रही है इसमें, बॉडी पैराग्राफ की फॉर्मल लेटर में। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन appropriate way
टू फॉर्मेट ए फॉर्मल लेटर्स रिसिपिएंट एड्रेस, यानी कि जब आप एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो उसमें जो रिसिपिएंट एड्रेस है तो उसमें क्या नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये तीनों इस्तेमाल होते हैं, इस्तेमाल नहीं होने वाली चीज़ है। और यूज ऑफ बुलेट पॉइंट्स, इंक्लूड द रिसिपिएंट्स नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, जिप कोड एंड जिप स्टेट एंड जिप कोड, तो ये तो होता ही है, यानी कि एड्रेस तो लिखते ही लिखते हैं। यूज ऑफ प्रॉपर इंडेंटेशन, यानी कि आपका लिखने का प्रॉपर तरीका वो भी होना चाहिए। और उसके बाद इंश्योर अलाइनमेंट इज़ कंसिस्टेंट, यानी कि जो आप अलाइनमेंट लिख रहे हैं, जो मैंने आपको डिजाइनिंग बताई थी वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, तो ये भी होना चाहिए। तो क्या नहीं होगा, यूज ऑफ बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू आर अनश्योर अबाउट द रिसिपिएंट्स टाइटल इन अ फॉर्मल लेटर। अगर आपको रिसिपिएंट यानी कि जिसको भी आप आवेदन लिख रहे हैं उसके टाइटल यानी कि उसका सर नेम जैसे लिखते हैं ना, मिस्टर, मिसेज या फिर श्री, श्रीमान, श्रीमती, उसके बारे में श्योर नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा, अच्छा दो ऑप्शन इसके ऊपर हैं और दो नीचे हैं, तो इसका ऑप्शन होगा ओमिट एनी टाइटल, यानी कि हम लोग टाइटल लिखने से परहेज करेंगे, यानी कि जरूरत उसको लिखेंगे ही नहीं। जरूरत क्या है, जब हमें पता ही नहीं है कि वो जेंट्स है या लेडीज़ है तो हमको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग ना ही मिस्टर लिखेंगे, ना ही मिसेज लिखेंगे, ना ही सर मैडम लिखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 24, उसमें क्या है, इन अ फॉर्मल लेटर व्हाट शुड यू डू, व्हाट शुड यू इंक्लूड इन अ क्लोजिंग पैराग्राफ, यानी कि जब आप फॉर्मल लेटर लिखते समय एक पैराग्राफ क्लोज करते हैं तो आप उसमें क्या इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड करना मतलब उसमें क्या शामिल करेंगे, एडिशनल रिक्वेस्ट और कोटेशन और क्वेश्चन, यानी कि उससे ज़्यादा, उससे जुड़ी हुई एडिशनल यानी कि ज़्यादा जानकारी और क्वेश्चन और प्रश्न, ठीक है। अब ब्रीफ समरी ऑफ द लेटेस्ट कंटेंट, समरी हम लोग लिखेंगे नहीं, समरी लिखने का कोई पर्पस ही नहीं है एप्लीकेशन में। पर्सनल एंटीवर्ड्स, तुम्हारे अपने वास्तविक व्यक्तिगत अचीवमेंट्स को लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और कंप्लेंट्स अबाउट प्रीवियस करेस्पॉन्डेंस, इसके पहले के जो आवेदन में क्या प्रॉब्लम हुई है उसके बारे में भी हम लोग नहीं लिखेंगे, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा एडिशनल रिक्वेस्ट और क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट वे टू इन्फॉर्म टू फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स क्लोजिंग, यानी कि हमारा सही तरीका फॉर्मल लेटर क्लोजिंग करने का क्या होना चाहिए। तो देखो, तो लव, क्या ये फॉर्मल चीज़ है, नहीं है। चीयर्स, ये भी फॉर्मल नहीं है, ये दोनों इनफॉर्मल है। उसके बाद सी या लेटर एक टोन होता है बोलने का, सी यू लेटर को, ठीक है। तो ये हम लोग अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं या फिर जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं उनको बोलते हैं, तो इन तीनों में कोई नहीं होगा। सबसे सही तरीका होगा बेस्ट रिगार्ड, क्या होगा, बेस्ट रिगार्ड्स, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने एमसीक्यू में फॉर्मल लेटर राइटिंग से किए और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी परेशानी आए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आया हो, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोग को उसका फिर से आंसर या फिर से एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। और आशा करता हूँ कि आप लोग जो है पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो नंबर जो है हमारा वो आप लोग को पता है ना, क्या है नंबर, 7050804646, क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 7050804646, और जो दूसरा नंबर है वो है 7368993746, ठीक है। ये दो नंबर्स हैं, इन दो नंबर्स पे आप लोग कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी प्रश्न पूछना हो, इस पे मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। और जैसा आप लोगों को बताया गया है कि अपना नाम, स्कूल का नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट, ये ज़रूर आप लोग लिखेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी और जल्द ही जल्द आप लोग क्लास के साथ साथ अपनी तैयारी भी पूरी कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई और टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।